आज हम एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जानेंगे। आज आप अपने वोट की वैल्यू के बारे में जानोगे। आप अपनी वैल्यू के बारे में भी कुछ समझोगे कि आप किसी पर्सन को लीडर के रूप में अपॉइंट तो करते हो, लीडर के रूप में उसे सीट पर बैठाते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके रीजन का डेवलप कर सके, वो आपके रीजन में जॉब क्रिएशन कर सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर सके, यानी कि हम टोटली कहें तो आपके रीजन का डेवलपमेंट कर सके। बट ऐसा देखा तो नहीं जा रहा है ना। वो सिर्फ अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, ना कि अपने रीजन का डेवलपमेंट। पर्सन जो भी सिटीजन्स होते हैं वो लीडर को चूज़ करते हैं, उन पे विश्वास जताते हैं कि हाँ ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा। पर वो करता क्या है लास्ट में जाके? एंटी डिफेक्शन लो, यानी कि वो दूसरी पार्टी में चला जाता है। यानी कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी, जिसे हम कहते हैं आया राम गया राम, आया राम गया राम। और दूसरी पार्टी में क्यों जाता है? पैसों के लिए। यानी कि जनता ने उसको वहाँ पर बैठाया और वो अपनी वैल्यू लगाता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। इसमें हम कह सकते हैं टोटली, यानी कि जनता का या डेमोक्रेसी का पूरा टोटली हनन हुआ है। यानी कि जनता का विश्वास भी टूटा है। जनता ने किसे वोट दिया है? जनता ने उस पार्टी को वोट दिया है। यानी कि उस कोई भी पार्टी का नाम तो ले लूँगा, उस पार्टी को वोट दिया है और वो पार्टी का पर्सन दूसरी पार्टी में चला जाता है। यानी कि डायरेक्टली ये जनता को धोखा देना हुआ। जनता ने उसे इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि वो उस पार्टी में था। इसे हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी का हनन है, यानी कि डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिली है पहले। इसीलिए इसीलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। ये करीबन 52nd अमेंडमेंट, और 52nd अमेंडमेंट 1985 राजीव गांधी द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। राजीव गांधी ने भी देखा कि एक पर्सन छोड़ के चला जाता है, जो जिनके मन में जो आता है वो उस पार्टी में भग जाता है। उसके मन में ये हुआ कि वहाँ पर ज़्यादा रिवेन्यू क्रिएट हो रहा है, वहाँ पर ज़्यादा इनकम हो रही है, तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, यानी कि आया राम गया राम ऐसी प्रथाएं चलती ही जा रही थी। ये एंटी डिफेक्शन लॉ वहाँ पर लाया गया, यानी कि उन्हें एक जगह बनाए रखे, ना कि उसे घुमक्कड़ू घुमक्कड़ू की तरह जाने दें। आज हम आपके वोट की वैल्यू जानेंगे। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप किसी पार्टी को देख के वोट मत दिया करो। यानी कि आज मैंने देखता हूँ लोगों को, मैंने बीजेपी को वोट दी, सॉरी मैंने उस पार्टी को वोट दिया, उस पार्टी को वोट दिया। आपको वोट देना है आपके रीजन में जो पर्सन है उसको जान के। आपके जो बड़े बड़े लीडर्स है वो तो आपके रीजन में आके डेवलपमेंट का काम करेंगे नहीं। आपको वोट देना है आपके रीजन में जो पर्सन है उसे, यानी कि उसे ही वोट देना। पार्टी को देख के वोट मत दिया करो, पर्सन को देख के वोट दिया करो कि ये पर्सन कैसा है। और हम उसे वोट देते हैं जो जिसके खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस होते हैं, मर्डर का केस, रेप का केस, ये केस, वो केस, इतने सारे केस है, और उसे हम बिठाते हैं लॉ बनाने के लिए। हमारे लिए लॉ बनाने के लिए उसे हम विधानसभा में बैठाते हैं। ये कहाँ का न्याय हुआ रे? ऐसे लोगों को ये सीट मिलनी चाहिए जो लॉ बनाते, जो खुद ही क्रिमिनल है और वो ही लॉ बनाते हैं। आप ही सोच सकते हो कि हमारा जो माइंड सेट है कितना गिर चुका है, कितना। हम आज इस टॉपिक के बारे में पूरा जानेंगे, और अच्छी तरीके से सुनना, चक्षु और कान तो खोल ही लेना, क्योंकि मज़ा आने वाला है और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, और अपना ज्ञान को भी आप बूस्ट कर पाओगे। ये है अमेंडमेंट द्वारा, जो राजीव गांधी द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ये 52nd अमेंडमेंट है 1985, यानी कि 10वें शेड्यूल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, उसमें से 10वें शेड्यूल में इसे रखा गया। इसे हम एंटी डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जानते हैं। इसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 102 और आर्टिकल 191। आर्टिकल 102 ये एमपी के लिए है। एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में बैठते हैं, यानी कि सेंट्रल वाले। और एमएलए यानी कि जो विधानसभा में बैठते हैं, जिसे हम विधायक कहते हैं। यानी कि एक स्टेट के लेवल का और एक सेंटर के लेवल का। इन्हें कौन खड़ा करता है, इन्हें कौन बनाता है? जनता। आप देखते हैं जब ये ऐसे कारनामे करते हैं, जब ये आया राम गया राम प्रथा चालू होती है, यानी कि एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में मिल जाना,
तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या रूल है, एक तो इंडिपेंडेंट होना, यानी कि कोई पार्टी का ही नहीं है देन ज्वाइन हो जाता है, तो उसे इफ़ दे ज्वाइन ए पार्टी तो उसे भी हम निकाल देते हैं, 6 महीने की कोई ड्यूरेशन से, तो उसे भी हम कहते हैं कि एंटी एंटी डिफेक्शन लॉ है। और एक है जब मेंबरशिप ही इज़ हर पॉलिटिकल पार्टी वॉलेंटरी, यानी कि कोई वॉलेंटरी अपने इच्छा अनुसार वो अपनी जो भी मेंबरशिप है उसे गिव अप कर देता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है, यानी कि वो चला जाता है। फिर एक है जब वो वोटिंग करता है, पार्ट जब वोट देने का टाइम आता है, यानी कि वोट देने का टाइम यानी कि कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, कुछ विधानसभा में कुछ बिल पास करवाना हो, तब वो पार्टी के खिलाफ वोट कर देता है तो भी वो डिस्क्वालीफाइड होता है, क्योंकि पार्टी ने ही तो उसे एक टैग दिया है, यानी कि एक पार्टी का टैग है, जैसे कि बीजेपी का टैग, कांग्रेस का टैग, यानी कि उस बीजेपी में जितने भी मेंबर्स है यदि वो बीजेपी के ही साथ नहीं होंगे तो यानी कि सीधा सीधा यानी कि वो बीजेपी की पार्टी का विरोधी है तो उसे वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर देता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है। एक नॉमिनेट मेंबर होते हैं, नॉमिनेट मेंबर यानी कि जिसे गवर्नर चूज़ करते हैं और प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं, और वो 6 मंथ ऑफ नॉमिनेशन, यानी कि 6 महीने के बाद यदि वो किसी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है तो कह सकते हैं कि वो भी डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा उसकी पोस्ट से। और कुछ एग्जेम्पशन भी है इस लॉ में, जैसे कि स्पीकर, स्पीकर यानी कि हम लोकसभा का कह सकते हैं, लोकसभा में स्पीकर होता है और जो राज्यसभा में वो चेयरमैन कहा जाता है। एंड रिज़ाइन फ्रॉम द पार्टी, तो वहाँ पर उसे जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जो भी उसका रीजन है, वहाँ से उसे निकाला नहीं जाएगा। इफ़ 2/3 यानी कि 2/3, बात की जाए 2/3, ये है 2/3, यदि 2/3 मेंबर उस पार्टी से निकाले जाते हैं तो उसे डिसक्वालिफिकेशन नहीं किया जाएगा। 2/3 यानी कि हम बात कर सके थे 2/3, यानी कि टोटल माने कि 30 मेंबर हैं, 30 मेंबर में से 20 मेंबर उस पार्टी को छोड़ के चले गए, 20 मेंबर। सो वहाँ पर कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा मेंबर उस पार्टी को छोड़ के चले गए, यानी कि अब पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। जब पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा तो उसे डिस फिर उसे हम डिफेक्शन लॉ के अंडर में नहीं लाते, यानी कि पूरी की पूरी पार्टी ही टूट के चली गई है। सो कहा जा सकता है कि पार्टी में ही कुछ लोचा है। ये 2/3 क्यों रखा गया मैं आपको ये भी बताता हूँ, 2/3 की बात क्यों की गई ये भी देख लीजिए। पहले क्या था, पहले के समय 1 पर्सन 2 पर्सन ऐसे पार्टी छोड़ के जाया करते थे, फिर उसे भी डिसक्वालीफाइड नहीं किया जाता है। डिसक्वालीफाइड यानी कि मान लो कि कोई आपके एरिया में अभी विधायक है, कोई सांसद है, यदि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो फिर भी वो आपके एरिया का विधायक और सांसद रहता है। अब ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, अभी 1-2 पर्सन ऐसे उठ के चले गए किसी के पार्टी में तो वो विधायक और सांसद नहीं रहेंगे आपके एरिया का, यानी कि वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे उस पोस्ट से, यानी कि दोबारा इलेक्शन होगा। यही तो मैं बात कहना चाहता हूँ, दोबारा इलेक्शन होगा, फिर से वही इलेक्शन, फिर से वही खर्चा, फिर से स्टेट के जो बजट है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी कि डायरेक्टली आपको ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, उन्हें इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब नुकसान आपका ही होना है, तो आप उस जगह पर ऐसे पर्सन को चूज़ करो जो आपके लिए कुछ कर सके, वो एक विश्वासु हो, ना कि पैसे देखकर धूम दिखा के भग जाए। तो ऐसे पर्सन को चूज़ करो, पार्टी पर देख के कभी वोट मत किया करो, पर्सन को देख के वोट किया करो कि पर्सन कैसा है, काम का है कि नहीं। पार्टी में मानो कि कोई बड़ी पार्टी है, मान लो कि कोई बीजेपी हुआ, कांग्रेस हुआ, और वहाँ पर वो पर्सन लेके आ रही है, उन उन ऐसे पर्सनों को वो टिकट दे रही है जिसके अगेंस्ट बहुत सारी क्रिमिनल केसेस है और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है। ऐसे क्रिमिनल लोगों को वो विधानसभा या लोकसभा में रखेंगे लॉ बनाने के लिए, जो खुद ही क्रिमिनल है, खुद क्रिमिनल है और खुद लॉ बनाएंगे। यार ये कोई बात समझ में नहीं आ रही यार, ऐसे लोगों को चूज़ ही नहीं करना चाहिए। अपन देखने तो यही है, अपने को क्या है, अपने को क्या है, जनता तो यही कहती रहती है, बोले अपने को ही है, ये सब अपने को ही लूट ले जाएगी कभी ना कभी। ये डिसीजन मुझे मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनलाइजेशन पे भी कुछ रोल लगाया गया है। यानी कि यदि कोई कैंडिडेट को सीट दी गई है तो उसे उसे एफिडेविट मेंशन करना पड़ेगा, यानी कि पहले भी करना तो पड़ता था, एफिडेविट मेंशन करना पड़ेगा, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस है वो उस एफिडेविट में मेंशन होगा, प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन होगी, साथ साथ में उसे पार्टी में भी ये एक फॉर्म सबमिट करना होगा, पार्टी को भी बताना होगा कि मेरे ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस है,
इतने क्रिमिनल चार्जेस है, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, और पार्टी की जो भी वेबसाइट होगी, पार्टी की जो भी सोशल मीडिया आइकॉन्स हो गए, वहाँ पर भी पार्टी को ये शो करवाना पड़ेगा कि हमने इस कैंडिडेट को ये टिकट दिया है, इस कैंडिडेट के ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस है, इतने इसके पास प्रॉपर्टीज़ है, सारी डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। लोकल न्यूज़पेपर में भी ये सब पब्लिश करवाना होगा, यानी कि लोकल न्यूज़पेपर, यानी कि वो कैंडिडेट तो होगा विधायक, यानी कि लोकल, तो लोकल पीपल को ही पता होना चाहिए ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि वही उसको वोट देने वाले हैं। तो लोकल पीपल को भी पता होना चाहिए कि अब उसका लीडर कौन सा होगा, उसका लीडर में क्या क्वालिटी है, क्या डिसक्वालिटी है, वो क्रिमिनल है, उसके पास प्रॉपर्टी है, ये सारी चीज़ें, जिससे वो पीपल भी, जो लोकल पीपल भी सोच समझ के अपना एक अच्छा सा लीडर चूज़ कर सके और उस एरिया का डेवलपमेंट हो सके, खुद का डेवलपमेंट हो सके, ना कि उस लीडर का डेवलपमेंट। पार्टी को रीज़न देना पड़ेगा। यदि किसी पार्टी ने चूज़ किया किसी क्रिमिनल पर्सन को, तो उसको रीज़न देना पड़ेगा कि भाई तूने इस क्रिमिनल को ही क्यों देखा, कोई अच्छा इंसान नहीं दिखा था तुझे, और भी तूने इस क्रिमिनल को ही क्यों ये टिकट दिया, कोई अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन तुझे नहीं मिला था इस पोस्ट के लिए, इस सीट के लिए, इस टिकट के लिए। सो ये भी रीज़न देना पड़ेगा पार्टी को, सुप्रीम कोर्ट को। सो ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। और ये सब इम्प्लीमेंट होगा बिहार के इलेक्शन से। बिहार का जब भी इलेक्शन होगा वहाँ से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएगी। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब तो क्रिमिनल को वोट मत देना। ऐसे लोग लॉ बनाएंगे आपके लिए जो खुद ही लॉ को नहीं मानते, जिन्होंने बहुत सारे लॉ तोड़े हुए हैं, वो ही ये सारी चीज़ें संभालेंगे। यहाँ पर बात की गई है कॉज ऑफ कंसर्न के बारे में। ये देखे जा सकते हैं कि एमपी के ऊपर भी क्रिमिनल केस पेंडिंग है। 2004 में 24% एमपी पर क्रिमिनल केस थे, 2007 में 30% हुए, 2014 में 34% हुए। ये 2014 वही था जब बीजेपी में पीएम नरेंद्र मोदी जी चूसा यानी कि विन जीत के आए थे, जब उन्होंने कहा था कि मैं इस नंबर को बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा, यानी कि इस आंकड़े को अब मैं रहने ही नहीं दूंगा, क्रिमिनल को अब जेलों के सलाखों के पीछे भेज दूंगा। पर ऐसा देखने को नहीं मिला। अब 2019 को जब देखने को मिला तो यहाँ पर 43 हो गया 34 के बदले, यानी कि ये आंकड़े बदल गए, जैसे कि 4 यहाँ पर आ गया, 3 इधर आ गया, यानी कि ये रिवर्स में आ गए। तो 34 से 43 हो गए, यानी कि वो भी अपने जो वायदे पर खरे नहीं उतरे, अपने स्टेटमेंट पर खरे नहीं उतरे, यानी कि क्रिमिनल को ही सीट दी जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका दबदबा है उस एरिया में, लोगों को डराए रखते हैं उस एरिया में कि हाँ भाई इसे ही वोट देना है। और एक बात ये भी कि उनके सामने कोई अच्छा पर्सन खड़ा नहीं होता है जिसे वो वोट दे सके। ये भी कुछ चीज़ें देखने को मिलती है जिससे उन्हें मजबूरी में भी इन्हीं को वोट देना पड़ता है। ये वही है, पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने क्रिमिनल केसेस वाले पीपल को ही क्यों सिलेक्ट किया है। कोई आम इंसान नहीं मिला था इनसे अच्छा, कि यही सबसे अच्छे इंसान मिले थे उस रीजन में, यही कोहिनूर के हीरे थे जिसे चूज़ करके लाए वो। और आगे देखते हैं हम अब करंट का राजस्थान का सिनारियो देखते हैं। राजस्थान का सिनारियो देखते हैं जिसमें राजस्थान में जो स्पीकर है वो सीपी जोशी है, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत है, डिप्टी सीएम सचिन पायलट है, और जो अपोजिशन का लीडर होता है, अपोजिशन का लीडर यानी कि जो अगेंस्ट पार्टी होती है, सबसे बड़ी अगेंस्ट पार्टी, जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी। जहाँ पर बीजेपी की सत्ता होगी तो उसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस होगा, जहाँ पर कांग्रेस की सत्ता होगी उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बीजेपी होगा। तो ये सिंपल बात है। यहाँ पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो गुलाब चंद कटारिया है। यहाँ पर 200 सीट देखने को मिलती है विधानसभा की राजस्थान में, और जिसमें से जो कांग्रेस की 107 सीटें हैं और जो बीजेपी की 72 सीट है, 72 सीट, और जीत मेजोरिटी के लिए करीबन 101 सीट चाहिए, 101 सीट। और जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, कि ये देखने को मिल रहा है कि सचिन पायलट के जो दल में है ना, करीबन 20 से 30 जो विधायक है, वो विधायक विधायक मिले हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी में शामिल हो गए। यदि वो बीजेपी में शामिल हो गए तो बीजेपी के पास अभी 72 सीटें हैं, 72 सीट प्लस ये 20 या 30 सीट उससे मिल जाएगी, तो करीबन बीजेपी के पास 102 मेंबर्स हो जाएंगे, यानी कि बीजेपी की डायरेक्टली मेजोरिटी हो जाएगी। यदि वहाँ पर कुछ भी मेंबर्स कम भी पड़े तो वो यहाँ से
आईएनडी से निकाल सकती है, आरएलपी से 2-3 मेंबर चूज़ कर लेंगे, फिर आरएलडी, फिर सीपीएम, बीटीपी, यहाँ से भी मेंबर निकाल सकती है। यानी कि पार्ट उनके भी 1-2 लोगों को लेके अपनी जो मेजोरिटी डन कर सकती है और राजस्थान में भी वो सरकार बना सकती है। सो यही बात है कि ज़्यादातर जो मेंबर्स की कमी पड़ रही थी वो कांग्रेस के पास थे। और यदि सचिन पायलट ने अपनी दिशा बदल ली, यानी कि वो कांग्रेस से होके बीजेपी की तरफ आ गया, तो देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी वही कर्नाटका वाला सीन, वही एमपी वाला सीन राजस्थान में भी देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी सरकार बदलते हुए देर नहीं लगेगी। सचिन पायलट ने प्रपोजल रखा था बीजेपी के लीडरों को, या कहे कि रखा था, सुनने में आता है, और उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे राजस्थान का सीएम का पद चाहिए। यार क्या यार, राजस्थान का सीएम का पद क्या बिकाऊ है कि तुम्हें दे दिया जाएगा? राजस्थान के सीएम का पद ही चाहिए, पर बीजेपी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, इसका भी कोई सेंस है? क्योंकि ये जो पर्सन है अपनी ही पार्टी का नहीं हो सका तो बीजेपी का क्या होगा बाद में? यानी कि अपने घर का ही नहीं हो सका तो बाहर वाले का क्या होगा ये पर्सन? सो इसलिए ये चीज़ें देखकर भी उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चलो आगे ये पूरा मैटर आ जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैं यही बात करना चाहता हूँ कि ये जो 20 मेंबर 30 मेंबर सचिन पायलट के दायरे में आते हैं, यानी कि सचिन पायलट के जो मुट्ठी के अंदर है, वो सब जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता ने उन्हें वोट किया कि वो उसके रीजन में डेवलपमेंट करेंगे, उनके लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे, वहाँ पर जॉब क्रिएशन करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन करेंगे, उनको एक अच्छा भविष्य देंगे। पर वो तो खुद का ही भविष्य बनाने में जा रहे हैं, यानी कि खुद ही पैसे अपनी जेबों में पैसे डाल के दूसरी पार्टियों में मिलने जा रहे हैं। तो जनता को ये सोच विचार कर अब लीडर को चूज़ करना होगा कि किसे अब इस गद्दी पर बैठा है, कौन इसके लायक है। क्या पता आया राम गया राम के तरीके से हो जाए। आज उन्होंने विश्वास कर लिया, कल उस लीडर के पास ऐसा प्रपोजल आ जाए कि वो दूसरी पार्टी में चल जाए, क्योंकि उसके मुंह के अंदर लार आने लग गई है, लार टपकने लग गई है पैसे देख के। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक लीडर वही होता है जो अपने अपने एरिया का, अपने रीजन का डेवलपमेंट पर ध्यान दे, ना कि नोटों की गड्डियों पर ध्यान दे। सो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी को भी वोट दो तो आप ये देखना, किसी पार्टी किसी टैग या लोगों को देखकर वोट मत देना, उस पर्सन को देख के वोट देना कि वो पर्सन कैसा है, उसके अंदर क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी होगा तो वो आपके रीज़न के लिए कुछ नहीं करेगा, वो खुद के लिए ही सब कुछ करेगा। सो आप ऐसे पर्सन को दो जो आपके रीज़न के लिए डेवलपमेंट कर सके, कुछ कर सके उस रीज़न का। वरना बोलने में और करने में फ़र्क होता है बाद में। यदि उनके खुद के ऊपर इतने क्रिमिनल केसेस है तो वो आपके लिए कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे आपके एरिया में? ध्यान कर लो, क्या कौन सा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाएंगे? सो यही सब चीज़ों के बारे में मैं बताना चाहता था। आई होप आपको काफ़ी कुछ पता चला होगा इसके अंदर, और आपको एक थॉट भी क्रिएट हुई होगी कि हमें किस तरीके से वोट देना चाहिए। किसी पार्टी के पीछे कौन सा पर्सन है, वो लीडर आके आपको यहाँ आपके एरिया में डेवलपमेंट का काम नहीं करेगा जी। कि आप देख रहे हो कि सेंट्रल में इतना बड़ा पर्सन बैठा है जो आपके एरिया में आके कुछ काम करेगा, सो वो काम नहीं करने वाला। जिस पर्सन को आप चूज़ करोगे उस रीजन में, उस एरिया में, वही काम करेगा, वही आपके हाथ में लाडू पकड़ाएगा या आपके हाथ काट देगा, उसी के हाथ में, क्योंकि आप ही उसको ये ताकत दे रहे। सो ये ताकत देनी है तो अच्छे पर्सन को दो, साफ पर्सन को दो, और जिसके क्रिमिनल चार्जेस ना हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहना था। पानी बचाओ, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, और ये इन्फॉर्मेशन किसी को देना चाहते हो तो दे भी सकते हो, और किसी को पढ़ाना चाहते हो तो पढ़ा भी देना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम नॉलेज में करते हैं तो वो इंटरेस्ट भी अच्छा ही देता है। सो बाय बाय।